हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। 30 क्लासें हमारी हुई हैं जिसमें हमने भक्ति काल तक पूरा कर लिया है। आज हमें देखना है उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल। समय है इसका एक समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत शुक्ल जी के अनुसार। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी क्लासें आप लोग सीरियल वाइज देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट में वहां पर ऐड कर दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। प्रकरण एक सामान्य परिचय। तो आज हम रीतिकाल का पहला प्रकरण देखने जा रहे हैं जिसमें सामान्य परिचय दिया है। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। संवत 1598 को अगर हम ईस्वी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1541 ईस्वी। उसी समय से लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। तो श्रृंगार सागर किसका ग्रंथ है? तो ये मोहनलाल मिश्र का है श्रृंगार सागर। नरहरि कवि के साथी कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण किसने लिखा? तो ये लिखने वाले हैं कर्णेश कवि। कर्णेश कवि ने 3 ग्रंथ लिखे, कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे और ये तीनों ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे गए हैं। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। शुक्ल जी का कथन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, शुक्ल जी का, ध्यान देंगे। आगे केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। केशव को चमत्कारवादी कवि भी किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री ना लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। भामा और उद्भट के समय से अलंकार और अलंकार का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि केशवदास के बाद
रीति ग्रंथों की परंपरा कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे आरंभ हुई। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार दैव योग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उदाहरणी हिंदी में हो गई। कहने का अर्थ ये है कि रीति काल के जो कवि थे, इन्होंने अपने काव्य के अंगों के लिए, स्वरूप के लिए जो ग्रहण किए, वो कहाँ से लिए? वो लिए संस्कृत के ग्रंथों से। आगे कह रहे हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। शुक्ल जी कह रहे हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमारसी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी ना हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये शुक्ल जी का कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। ये भी मोस्ट लाइन है। काव्य के साधारणतः कितने भेद किए जाते हैं? तो 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही।
केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहां से ली। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपनी ओर से उन आचार्यों ने ना तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया और ना ही रस क्षेत्र में, सब कुछ उन्होंने संस्कृत की पुस्तकों से ग्रहण किया है। काव्यागमों का विस्तृत समावेश दास जी ने, दास जी मतलब भिखारी दास जी ने, अपने काव्य निर्णय में किया है। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया। तो कह रहे हैं कि संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक जो होता है उसका प्रचलन नहीं था। ये प्रचलन मिलता है भिखारी दास जी के काव्य में। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या प्रवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से, बस इतना ही अंतर है। दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 तो भेदों के भिन्न भिन्न योग हैं। 5वां संभावना अतिशयोक्ति तो संबंध अतिशयोक्ति ही है। देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ता है। तो देव ने क्या किया था, एक संचारी भाव क्या जोड़ दिया था, छल। तो ये कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगिणी से ली हैं, वैसे ही यह छल भी। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अवहित्था में हो जाता है। छल का अंतर्भाव किसमें हो जाता है, अवहित्था में हो जाता है। इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 2 बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रमादवश और का और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती। अतः दूसरा कारण ही ठहरता है, कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। केशवदास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। तो प्रश्न ये बन सकता है कि केशवदास ने रूपक के कितने भेद लिए थे दंडी से, तो इन्होंने दंडी से 3 भेद लिए थे। नाम अगर पूछे कौन कौन से लिए थे, तो अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधिक ताद्रुप रूपक का हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपक अतिशयोक्ति हो गया है। रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहां होता है जहां प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। केशव के ना तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है, ना उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है, पर असल बात का पता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। भूषण क्या, प्रायः सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के ना होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत है।
उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है। जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ, तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। केशव के बाद जो रीतिकाल के होने वाले कवि थे, उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु माना। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की। महाराज जसवंत सिंह, प्रश्न बनता है कि भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराज जसवंत सिंह की। भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो चंद्रालोक के आधार पर की है, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषता श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं। जितने भी रस ग्रंथ लिखे गए हैं वो क्या हैं? वो नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्सिक वर्णन के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षटऋतु वर्णन की कई अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रणम संबंधी 12 मासा भी कुछ कवियों ने लिखे। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चिंत बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सकें तो दिखा सकें, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वीक्षण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता तो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे। कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं कि भूषण अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता
तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधि इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रजभाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते हैं। बिहारी की भाषा भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ, अतः इस काल में काव्य की ब्रजभाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर कह सुमति सब कोई, अब मिल संस्कृत पारसियों पे अति प्रगट जू होई। ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हु मिले सटविधि कहत बखानी। तो ये भी कालिदास की पंक्ति है। उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्धमागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जमादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है। इस बात को दास जी ने स्पष्ट कहा है। सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, चिंतामणि मतिराम भूषण सुजानिये, लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिये, आलम रहीम रसखान सुंदरादिक, अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिये, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि ने की बानी हो सो जानिए। मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। इस सीधे साधे दोहे का जो अर्थ यह ले कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली है, उनकी समझ को क्या कहा जाए। कह रहे हैं इस सीधे साधे दोहे का अर्थ अगर कोई ये लगा लेता है कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में अनेक प्रकार की भाषा मिली है, तो उनकी समझ को क्या ही कहा जाए। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत। अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक चित्रों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। ऐसा भी केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो, कीनो, कर्यो, करियो, कीन, यहाँ तक कि किए तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदास ने भी गनी, गरीब, साहब, इताती, उमर दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों ज्यों बढ़ता गया, त्यों त्यों कवि लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे।
राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। बख्त बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। तो कह रहे हैं कि यह तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी, पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं कहीं खुशबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बंधा गए हैं। रसनिधिकृत रतन हजारा रसनिधि की कृति है। इसमें यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने इन भावों को अपने देसी सांचे में ढाल लिया है, जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में की है। एक मिनट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का, इसको ध्यान देंगे। ये इन्होंने बिहारी के लिए कहा है कि उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में की है, पर बिहारी रसभंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्त और सवैया ही रहे। ये भी प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद क्या थे। तो रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्त और सवैया रहे हैं। कवित्त तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। सवैया जो होता है वो श्रृंगार और करुण इन दो रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहां तहां किया है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को देखो, यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट कथन है इनका। कहते हैं कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो यहाँ पर रीतिकाल का सामान्य परिचय पूरा होता है। इसके बाद हमें देखना है प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि। इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं।